हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू वाला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं BHTLA 137। BHTLA 137 में हमने लास्ट दो वीडियो में इसके 2 यूनिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम थर्ड यूनिट देखने वाले हैं। और इस थर्ड यूनिट का नाम है आंगिक भाषा और संप्रेषण। आज हम इसके आगे देखेंगे आगे थर्ड यूनिट में है क्या। सबसे पहले हाव भाव। हाव भाव हाव भाव वे आंगिक चेष्टाएं हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में व्यक्त होती है। यानी कि जब लोग आपस में बात करते हैं तो यानी अपनी बॉडी से भी बात करते हैं। जैसे अब आप कुछ बोलेंगे तो आपके साथ साथ आपकी जो बॉडी होती है वो भी मूव करती है। यानी कि जब भी आप बोलेंगे आपके साथ आपका जो शरीर होगा वो भी रिएक्ट करेगा, यानी कि वो भी प्रतिक्रिया में होगा। जैसे नहीं कहने वाला साथ में सिर भी हिलाता है। अब काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे जो लोग बोलते हैं नहीं तो आप अपना सर भी हिलाते हैं कि और ये एक नहीं का साइन होता है। यह भाषा का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग है। जैसे जब हम बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम अपनी जो बॉडी होती है यानी कि अपने शरीर को हम ज़रूर हिलाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो है हमारा अभिन्न अंग है। जैसे लोग टेलीफोन पर बातचीत करते समय भी आंगिक चेष्टाएं करते हैं, यानी कि जब लोग टेलीफोन पर बात करते हैं तो अपनी बॉडी को भी साथ साथ हिलाते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारे सामने वो व्यक्ति होता भी नहीं है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, फिर भी ये हम अपनी बॉडी को यानी कि अपने शरीर को हम तब भी हिलाते हुए बात करते हैं। हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता। कुछ हाव भाव समाज सापेक्ष होते हैं। जैसे समाज सापेक्ष यानी कि जब हम बात करते हैं आपस में तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है हम पूरे एनवायरनमेंट को पता होता है कि अगर इसका मतलब अगर हम अपने हाथ को ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होगा बुलाना, अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होगा बाय। यानी कि ये हमारे समाज का भी एक अभिन्न अंग होता है। भारत में उत्तर के व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे से हिलाते हैं। दक्षिण भारत में ना का संकेत समान है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ना करने के लिए एक जैसा साइन होता है, लेकिन हाँ के लिए संकेत अलग अलग प्रकार के होते हैं। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा से दूसरी दिशा में घुमाते हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, उत्तर भारत में नहीं के लिए ऐसे सिर हिला रखा और हाँ के लिए ऊपर से नीचे, और दक्षिण भारत में सेम है नहीं के लिए और हाँ के लिए। इसमें कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरह के अपने साइन देते हैं। अब देखते हैं, जैसे अब ये कुछ साइन देखते हैं। अब ये साइन है, ये किसी को बुलाने का साइन है। ये भी एक अमेरिकी स्टाइल है जब हम किसी को बुलाते हैं, और ये भारतीय स्टाइल यानी कि भारतीय किस तरह से दूसरों को बुलाते हैं हाथ के इशारों से। ये तीनों अलग अलग वे हैं अलग अलग जगह के। हाव भाव के प्राक्रिया। हाव भाव भाव प्रदर्शन का काम करते हैं, यानी कि जब हम हाव भाव यानी कि जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं ये हमारे भाव का एक्सप्रेशंस का काम करते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस उसके साथ काम कर रहे होते हैं। मौखिक भाषा के अभाव में या उसके स्थान पर संकेत या इशारों का काम करते हैं। जैसे बिना बोले कंधे उचकाना, मैं क्या जानूं। अब जैसे देखिए, आपसे कोई पूछता है क्या आपको ये चीज़ पता है, तो आप अपने कंधे भी उचका देते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी बोल देते हैं कि मुझे क्या पता। लेकिन बहुत से लोगों को आपने देखा होगा ये दोनों काम साथ में करते हैं, जैसे अपने कंधे भी उचकाते हैं और बोलते भी हैं मुझे क्या पता या फिर मैं क्या जानूं। का अर्थ देता है दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना। दोनों हाथ जोड़कर यानी कि जब हम अपने दोनों हाथ जोड़ते हैं तो ये भी एक साइन होता है, एक संकेत होता है कि इसका मतलब नमस्कार ही होगा। अब इसी तरह से कुछ साइन देखते हैं। जैसे ये 2 उंगलियों वाला साइन,
हम जीत गए। हम जीत गए के लिए 2 उँगलियों वाला साइन बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी अक्षर वी, विक्ट्री पर आधारित, विक्ट्री यानी कि जीत पर हमारा आधारित होता है। और दूसरा ये ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ठहरो, आगे मत बढ़ो, स्थिर हाथ उठी हथेलियाँ। अब देखिए, ये हाथ स्थिर है और ये उठी हुई हथेलियाँ हैं, इसका मतलब वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। अब ये अगला है, अब ये इस तरह का साइन है और ये थंब निकला हुआ है और मुट्ठी बंद है। क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में ले जा सकते हैं, यानी कि लिफ्ट दे सकते हैं। ये जो साइन होता है ये लिफ्ट के लिए होता है। और अगला है, ये सबसे ज़्यादा स्कूलों में यूज़ होता है, टीचर्स इसका यूज़ करते हैं, शांत, चुप, ज़रा रुकिए। इस तरह के लिए, इन सभी बातों के लिए इस तरह के साइन का यूज़ होता है। हाथ को जो है आगे पीछे हिलता हुआ हाथ होता है कि रुक जाओ या फिर शांत हो जाओ। अब देखिए, हाव भाव और भाषा में उसका स्थान। हाव भाव को अभिव्यक्ति का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे अब आपके जो भी हाव भाव होंगे वो आपकी बातें बता देते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा होगा इस टाइम। जैसे मुझे आंखें मत दिखाओ, मुझे आंखें दिखाओ, आंखें मत दिखाओ का मतलब ये होता है कि डांट का भाव मत दिखाओ, यानी कि मुझे मत डांटो। अब ये अगला है, क्यों मुंह लटका कर खड़े हो। अब आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जो बहुत से लोग हैं कि अपना गुस्सा वगैरह जाहिर नहीं करते हैं, वो शांत हो जाते हैं और शांत खड़े रह जाते हैं, और लेकिन कुछ लोग उनको पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि मुंह लटकाए क्यों खड़े हो। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो मुंह लटका कर ही खड़ा है। इसके पीछे कहने का ये अर्थ होता है कि आखिर हुआ क्या, तुम परेशान हो क्या, या फिर क्यों दुखी लग रहे हो, दुखी क्यों हो। अगला है, क्यों हाथ मल रहे हो। हाथ मलने का मतलब है इधर असहाय होने का सूचक। असहाय होने का सूचक मतलब जैसे उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो हेल्पलेस है। हेल्पलेस यानी कि उसके पास किसी भी तरह की मदद नहीं है। हिंदी के ज़्यादातर मुहावरे हाव भाव या मान्य इशारों पर आधारित होते हैं। आपने हिंदी ग्रामर में देखा होगा, हिंदी व्याकरण में, कि जो मुहावरे होते हैं हमारे, वो इशारों पर ही आधारित होते हैं। जैसे इसके अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुंह मोड़ना। अब मुंह मोड़ने का मतलब ये थोड़ी है कि कोई इंसान मुंह मोड़ कर ही खड़ा है। मुंह मोड़ने का इधर मतलब है कि किसी बात से मुकर जाना या फिर उससे बात ना करना। अब ये दूसरा है, हाथ खींच लेना। अब हाथ खींच लेने का मतलब ये थोड़ी कि हाथ इस तरह से था और हाथ अपना खींच लिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। हाथ खींच लेने का मतलब होता है कि हाथ खींच लेना कि पीछे किसी काम से पीछे हट जाना। अगला है कमर कसना। कमर कसना, कमर कसने का मतलब है इधर कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहना। आदि मुहावरे वास्तव में व्यक्ति के मन का दृश्य दिखाते हैं, यानी कि मन का दृश्य, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके जो मन का है पूरा चित्रण होता है, पूरा रूप होता है। आंगिक भाषा। आंगिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है आंगिक भाषा। आंगिक भाषा शारीरिक प्रतिक्रियाएं, मनोभाव की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, यानी कि हमारे मन का जो भाव होता है उसकी बहुत ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, यानी कि बातचीत है। गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलना। अब काफ़ी लोग जो है गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि वो जो इंसान है बहुत गुस्से में है। और दूसरा है गलती करने पर हिचकिचा कर बोलना। अब काफ़ी लोग गलती कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है हिचकिचा कर बोलते हैं, उनसे बोला भी नहीं जाता। और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बिल्कुल लगता ही नहीं है कि उन्होंने गलती भी किया है। तो ये भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती हैं। आदि भी शारीरिक प्रक्रियाओं में शामिल है। ये अलग अलग जो है बॉडी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो हमारे शरीर हैं काफ़ी संकेत देते हैं बिना बोले। अब देखिए, हाव भाव और आंगिक भाषा में आखिर अंतर क्या है। दोनों में आंगिक चेष्टाएं दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। प्रकृति यानी कि रूप में अंतर है। हाव भाव ज़्यादातर यादृच्छिक यानी कि रैंडम होते हैं, समाज सापेक्ष, और व्यक्ति के लिए इनका उपयोग ऐच्छिक भी है, यानी कि उनकी इच्छा है चाहे वो इनका उपयोग करे या ना करे।
इसकी तुलना में आंगिक भाषा सार्वभौम सार्वभौम यानी कि जरूरी है। जैसे संसार में सभी व्यक्ति गुस्से में एक जैसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। उसका मतलब ये है कि जब संसार यानी कि विश्व में किसी को भी गुस्सा आता है तो वो एक जैसी प्रतिक्रियाएं करते हैं और उससे पता भी चलता है कि ये इंसान जो है गुस्से में है। आंगिक भाषा सहज है, अर्थात हम गुस्से में चाहे तो कभी आंगिक प्रतिक्रियाएं को दबा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है कि जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी जो है उसे बिल्कुल भी दबा नहीं सकती है। वो चीज़ उभर कर ही रहती है कि हाँ, इस इंसान को गुस्सा आ रहा है और ये चीज़ सामने दिखाई भी देती है। आंगिक संप्रेक्षण और भाषा। आंगिक संप्रेक्षण के दो रूप होते हैं, हाव भाव और आंगिक भाषा। हर व्यक्ति समान रूप से आंगिक संप्रेक्षण नहीं करता, ना ही हर व्यक्ति आंगिक संप्रेक्षण को पूरी तरह समझ पाता है। अब जैसे देखिए, किसी ने ऐसे बोला बाय, अब ये सिर्फ हाथ का साइन दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाला जरूर समझ जाए। इसका उपयोग कम ही होता है। कुछ लोग अधिक मात्रा में आंगिक संप्रेक्षण का उपयोग करते हैं, कुछ सीमित मात्रा में करते हैं, यानी कि लिमिटेड उपयोग करते हैं। अब आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अपने शरीर को बिना हिलाए बात कर ही नहीं सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ मौखिक रूप से यानी कि बोलचाल से ही अपना काम चला लेते हैं। पढ़े लिखे लोग आंगिक चेष्टाओं का कम उपयोग करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी जो बॉडी यानी कि जो शरीर की प्रतिक्रियाएं हैं उसका उपयोग जो है कम करते हैं। उनका मानना कुछ इस तरह